अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द इंक्लूसिव। आप देख रहे हैं डाइवर्स होराइजन, एक ऐसा शो जिसमें हम डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज को डिस्कस करते हैं। आज हम बात करेंगे जर्नलिस्ट से रिलेटेड, सहाफी जो हम तक खबर पहुंचाते हैं, मगर हमारे मुल्क में अक्सर सहाफी खुद भी खबर का हिस्सा बन जाते हैं। हमने हाल फिलहाल में अरशद शरीफ के कत्ल का वाकया सुना। इसके अलावा हमने देखा कि काफी जर्नलिस्ट जो हैं वो मुल्क छोड़ के डिफरेंट ममालिक में चले गए हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी जान को खतरा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि हमारे यहाँ काफी ज्यादा जो विमेन जर्नलिस्ट हैं उनको हिरासमेंट का शिकार किया जाता है। उनके खिलाफ जो है वो इस तरह के ट्रेंड चलाए जाते हैं जहां पर उनकी जात के ऊपर हमले होते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी जर्नलिस्ट बरादरी है, खासतौर पर रिपोर्टर्स, उनकी ट्रेनिंग और उनकी सेफ्टी के लिए कोई खास इकदाम नहीं किए जाते। एक इदारे इंटरनेशनल सेंटर फॉर जर्नलिस्ट के हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में फिफ्थ मोस्ट डेंजरस कंट्री है जर्नलिज्म प्रैक्टिस करने के हवाले से। जहां तक हमारे यहाँ प्रेस फ्रीडम का ताल्लुक है तो उसमें भी हमारे मुल्क की सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की बात की जाए तो उनकी हालिया रैंकिंग के हिसाब से पाकिस्तान जो है वो 157th कंट्री है आउट ऑफ 180 कंट्रीज जहाँ पे प्रेस फ्रीडम की काफी ज्यादा जो है वो मसाइल का शिकार है। यही रैंकिंग हमारी पिछले साल यानी कि 2021 में 145 थी, विच मीन्स के वक्त आने के साथ साथ और वक्त गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में सहाफत करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। तो क्या ऐसे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे हमारी एक्सपर्ट से, अपने सेगमेंट एक्सपर्ट ओपिनियन। हमने आज इनवाइट किया है नाजिया अशर को जो कि जर्नलिस्ट भी है और साथ साथ जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग भी करवाती है। तो चलते हैं हमारे सेगमेंट एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ और जानते हैं कि नाजिया हमसे जर्नलिस्ट की सेफ्टी के हवाले से क्या बातें डिस्कस करती है। जी तो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू डाइवर्स होराइजन। आज हमारे साथ जर्नलिस्ट के इश्यूज के बारे में बात करने के लिए हमने दावत दी है नाजिया अशर को। नाजिया इज अ वेरी प्रोमिनेंट मीडिया पर्सनैलिटी। हमने इनको एज ए न्यूज कास्टर एंड एंकर पर्सन भी टेलीविजन पे देखा, और अभी ये ग्लोबल नेबरहुड फॉर मीडिया इनोवेशन के नाम से एक इदारा चलाती हैं जिसमें वो जर्नलिस्ट की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डिफरेंट ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करवाती हैं। और इसके अलावा इनकी काफी गहरी निगाह है पाकिस्तान में जर्नलिज्म के जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं उसके ऊपर। वेलकम टू आवर शो नाजिया। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजिया, हम आज बात कर रहे हैं जर्नलिस्ट को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अभी अगर आप हालिया वाकयात को देखें, फिजिकल सेफ्टी का जर्नलिस्ट का काफी ज्यादा हमें इशू नजर आता है। एक तरफ हमें अरशद शरीफ के मर्डर केस सामने आता है, फिर हम देखते हैं कि कुछ जर्नलिस्ट जो है वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज उनकी फिजिकल सेफ्टी के ऊपर काफी उन्हें शकूक हैं। फिर इसके अलावा एक और वाकया हाल फिलहाल में हमने देखा जहां पर एक हमारी खातून जर्नलिस्ट जो है वो एक जलसा कवर करते हुए कंटेनर के नीचे आके शी डाइड। सो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक तो जर्नलिस्ट की सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी शायद इतने इकदाम नहीं किए जाते और इदारों की तरफ से भी नहीं। तो आप इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं? बहुत शुक्रिया महवेश आपका। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आपने रेज किया है। और जाहिर है जर्नलिज्म और जो न्यूज़ मीडिया है वो जिस तरह से लोगों को इन्फॉर्म कर रहा होता है, जिस तरह से लोगों को एजुकेट कर रहा होता है और अवेयरनेस क्रिएट कर रहा होता है, तो वहां पर वो बहुत सारे मसाइल का शिकार भी होता है, जिसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो आपने रेज किया, जिस पर आप बात कर रहे हैं आज के सेफ्टी और सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं, ये कोई नए नहीं है। ये हमेशा से जर्नलिज्म के साथ रहे हैं और ये सारी दुनिया में होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये कहें कि नहीं सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि जर्नलिस्ट के लिए खतरनाक है, तो ऐसा नहीं है। और भी ममालिक हैं जहां पर ये खतरे ऐसे मौजूद रहते हैं, क्योंकि जब आप सच बोलेंगे, क्योंकि जब आप तनकीद करेंगे, जब आप लोगों के जो गलत काम है उनको मंजर आम पर लेकर आएंगे और अकाउंटेबिलिटी करेंगे, तो आपको खतरात होंगे। तो इसी तरह से पाकिस्तान में भी खतरात हैं, लेकिन थोड़े ज्यादा हैं। ज्यादा होने की वजह जो है वो ये है कि यहाँ पर जो हमारा क्रिमिनल जुडिशल सिस्टम है वो बहुत वीक है। जो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट की जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो कमेटियां होनी चाहिए, जो हुकूमत की तरफ से इकदाम होने चाहिए, जो और दूसरे इदारों की तरफ से
एक सपोर्ट होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट को नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया हाउसेस जो खुद सबसे बड़ी बैकबोन होना चाहिए जर्नलिस्ट के, वो इस मामले में पीछे हट जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनका सामना करते हुए जर्नलिस्ट अपना काम सरंजाम दे रहे होते हैं। अब मामला जब कत्ल तक पहुंच जाता है, तशद्दुद तक पहुंच जाता है, तो क्योंकि जब अरशद शरीफ का इतना बड़ा केस हमारे सामने आया है, और जाहिर है वो हमारी पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए बहुत ही तकलीफ दे मामला है, और एक ऐसा सानिया है जिससे अभी तक हम रिकवर नहीं हो सके हैं। तो उसके बाद शायद आम आवाम के अंदर भी ये तशवीश हो गई कि क्यों जर्नलिस्ट को इतने खतरात क्यों लाहक होते हैं। लेकिन ये मामला बहुत अरसे से चलता चला आ रहा है, और सिर्फ कत्ल ही नहीं होता, तशद्दुद, हमले, मुकदमात बनाए जाते हैं जर्नलिस्ट के खिलाफ, गिरफ्तारियां होती हैं, और इसमें मुसलसल इजाफा ही होता चला जा रहा है। कोई एक हाई प्रोफाइल केस आता है जिसपे कुछ अरसे तक जो है वो लाइमलाइट में रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वो गुम हो जाता है। तो अल्लाह करे कि अरशद शरीफ का जो मामला है इसके ऊपर कुछ हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मिल जाएं। तहकीकाती कमेटियां बनाई जा रही हैं, इंक्वायरी कमीशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कयास आराइयां हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जिस तरह से इस मामले को डील किया जा रहा है, उस पर जर्नलिस्ट कम्युनिटी किसी भी तौर पे एतमाद का इजहार नहीं कर रही है, उनके अपने घर वाले नहीं कर रहे हैं। तो जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर होती चली जा रही है। अब पिछले 10 सालों का अगर हम डेटा उठाकर देखते हैं, तो उसमें तकरीबन 53 सहाफी पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको कत्ल किया गया है, और इन 53 में से 96% ऐसे हैं जिनको इंसाफ मिला ही नहीं है। यानी 96% लोगों को जब इंसाफ नहीं मिला, तो हम कैसे ये तसव्वुर कर लें कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिल जाएगा। अल्लाह करे कि मिल जाए, उम्मीद कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या हम जो है हुकूमत से मुतालबा कर सकते हैं कि वो हमें इंसाफ दे। लेकिन ऐसा, अगर पिछली एग्जांपल्स को उठाकर देखें तो ऐसा होता हुआ नजर आ नहीं रहा है। अब इसके अंदर हुकूमत का जो किरदार हम देखते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा होता है कि जो आने वाली हुकूमत होती है या जो करंट हुकूमत है, वो हमेशा पिछली हुकूमतों पर तमाम मामला डाल रही होती है। हर आने वाली हुकूमत मीडिया पर उतनी ही कदबंद लगाती है, हर आने वाली हुकूमत मीडिया को हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पिछली दौर हुकूमत में भी ये होता रहा, और इस मर्तबा भी ये हो रहा है। लेकिन मुतासिर इससे सहाफती होती है। और सारे जिम्मेदारान जो हैं उनका आपको पता है, उसमें हुकूमत शामिल है, उसके अंदर स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। लेकिन आजादी सहाफत में मुझे लगता है कि इस वक्त जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो रुकावट है, वो खुद मीडिया हाउसेस भी हैं, खुद जी मीडिया बिल्कुल। भी है। हमें अपना एहतसाब भी करने की जरूरत है, क्योंकि जो मीडिया में डिवाइड इस मर्तबा आई है ना, अगर आप पिछले दौरे हुकूमत या आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले की सहाफत की बात करें, तो तब आपको मीडिया में यूनिटी नजर आती थी। इस वक्त मीडिया में यूनिटी नहीं है। तो सबसे बड़ा खतरा सहाफत को खुद जो मीडिया एक पूरी की पूरी कम्युनिटी है उसके उससे है, क्योंकि वो डिवाइडेड है। हम्म। एक तबका ऐसा है कि जो दूसरे मीडिया के तबके के ऊपर इल्जामात लगाता है, डिस इंफॉर्मेशन फैलाता है, सहाफियों के खिलाफ इल्जामात लगाए गए, उनकी क्रेडिबिलिटी को मुतासर किया गया। और जब आ, एक, क्योंकि ये दो तबकों में बटे हुए थे, एक तबके पर जुल्म हो रहा था, तो दूसरा जो था वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था, दूसरा जो था वो उनके ऊपर इल्जामात लगा रहा था। लेकिन जब इस तबके के ऊपर ये जुल्म शुरू हुआ, तो फिर उनको एहसास हुआ कि नहीं, हमें साथ हम्म। रहने की जरूरत है। तो अब बहुत ये बड़ी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई अरशद शरीफ के मर्डर के बाद, के सहाफी और उनके बाद जो जर्नलिस्ट को उठाया गया, जिन पर तशद्दुद किया गया, या जो मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए, कि उनमें ये एहसास हुआ कि नहीं, हमें कम से कम एक कम्युनिटी के तौर पर साथ रहना चाहिए। लेकिन ये यूनिटी अभी मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अरसे तक कोई कायम रह सकेगी, या मुकम्मल तौर पर यूनिटी हुई है। फिर मीडिया हाउसेस उनके अपने मफादात होते हैं, और वो जाहिर बिजनेस कर रहे हैं, तो उस बिजनेस के तहत वो फिर अपने मफादात को भी देख रहे होते हैं। वल्नरेबल हो गया है जर्नलिज्म, और जर्नलिस्ट कम्युनिटी, सहाफियों के कदम उखड़ने लग गए हैं, कमजोर पड़ने लग गए हैं। तो ये जो वल्नरेबिलिटी है, इससे दुश्मन अनासिर फायदा उठाते हैं, और वो उठा रहे हैं। तो ये बड़ा लंबा, मतलब इस पर हम जितनी बात करें कम है। इस पर बिल्कुल। आप बिल्कुल। किसी को मुर्तकिब करार दे दें, इंसाफ के कटहरे में लाने का कहें, मुतासिब को इंसाफ हम्म। फराहम करने का कहें, तो ये सब इस वक्त सिर्फ खोखली बातें और दावों के तौर पर ही सामने आती हैं। जी। अच्छा नाजिर, साथ में हम ये भी देखते हैं कि आप कह रहे हैं कि जर्नलिस्ट वल्नरेबल हो गए हैं, और वो हमें नजर भी आता है। लेकिन जो मीडिया हाउसेस हैं, जो उनके मालिकान हैं, वो काफी पावरफुल लोग होते हैं, और उनके काफी ताल्लुकात भी होते हैं। पास दफा बहुत छोटी छोटी चीजें हमें नजर आती हैं जो कि मीडिया हाउसेस प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि जर्नलिस्ट की सेफ्टी के लिए ट्रेनिंग
मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत जो है वो इदारों की तरफ से करवाई जाती हैं अपने जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग। आप जाहिर मीडिया से मुंसलिक भी रही हैं और आपका अपना इदारा इस तरह की काफी ट्रेनिंग करवाता है, मगर अदरवाइज मैं देखती हूँ कि मीडिया हाउसेस खुद से इस तरह की ट्रेनिंग पे यूजली बिलीव नहीं करते, या एटलीस्ट दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ मॉड्यूल जिसपे वो अपने सहाफियों को ट्रेन करें। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये चीजें होनी चाहिए या देखिए, इसके ऊपर काम हो रहा है? मैंने पहले ही जिक्र किया ना कि मीडिया हाउसेस के अपने मफादात होते हैं और वो बिजनेस कर रहे हैं, वो सहाफत नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक या दो मीडिया हाउसेस ही ऐसे हैं, अगर बड़े आप उठाकर देखें, एक जंग ग्रुप है, दूसरा डॉन ग्रुप है, जो वाकई सहाफती बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। उसके अलावा तो सारे बिजनेसमैन हैं जो आकर और जर्नलिज्म के अंदर सिर्फ अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने जो बिजनेस है, उनकी सपोर्ट के लिए, उनको तहफ़्फ़ुज़ पहुंचाने के लिए उन्होंने जर्नलिज्म को ज्वाइन किया। तो उनकी जो प्रेफरेंस है, जो तरजीहात हैं, अगर वो आप देखें तो वो ये होती है कि हम खबर बनाएं, खबर ब्रेक करें, और वो खबर आवाम तक पहुंचे, उसको रेटिंग मिले, और उसको उनका चैनल ज्यादा से ज्यादा देखा जा सके, ये उनकी तरजीह होती है। और उनके अपने जो बिजनेस के मफादात हैं वो उससे पूरे हो जाएं। जर्नलिस्ट की सेफ्टी या सिक्योरिटी उनकी तरजीह नहीं है। जहां तक ट्रेनिंग्स की बात है, देखिए, ट्रेनिंग्स तो कोई भी इदारा अपने सहाफियों की नहीं करवाता है। बहुत कम, एक या दो इदारे ऐसे होंगे, बड़े इदारे, जिन्होंने शुरू में कुछ ट्रेनिंग्स करवाई हो तो करवाएंगे, अदरवाइज उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो अपने लोगों को, जिनसे उन्होंने 8 घंटे काम लेना है, उनको 8 घंटे काम लेने के बजाय वो ट्रेनिंग पर भेज दें। तो इदारे अंदरूनी तौर पे तो इंटरनली कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं करवाते। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग्स करा रही हैं, तो वो फिर उनको रीच आउट करती हैं और फिर वो उनसे कहती हैं कि आप अपने लोगों को भेजें, जर्नलिस्ट को भेजें, मीडिया वर्कर्स को भेजें, हम उनको ट्रेन करते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है। उस पर भी हम देखते हैं कि वो बड़े रिलक्टेंट होते हैं कि अपने लोगों को उन शिफ्ट से निकाल कर कैसे हम ट्रेनिंग के लिए भेज दें, काम रुक जाएगा। तो जो उनको लगता है कि नहीं, यहाँ पर काम थोड़ा सा लो हो सकता है, जो बहुत ज्यादा काम के लोग नहीं है उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, जबकि वो रेलेवेंट नहीं है उस ट्रेनिंग के लिए। तो ये मसले मसाइल होते हैं जो कि पेश आ रहे होते हैं। लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो मीडिया ट्रेनिंग के लिए या मीडिया डेवलपमेंट के लिए काम कर रही हैं, वो कॉल फॉर एप्लीकेशंस देती हैं। हमारा इदारा भी कॉल फॉर एप्लीकेशंस जारी करता है, और उसके अंदर जर्नलिस्ट जो खुद इंटरेस्टेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा अब तो लोग सीखना चाहते हैं, और वो खुद भी अप्लाई करते हैं, और इस तरह की ट्रेनिंग्स होती है। लेकिन अगर आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स की बात करें तो देखें, सेफ्टी की आप कितनी भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर दें, आप किसी को तशद्दुद या गिरफ्तार होने से नहीं बचा सकते। हाँ, उनको ये जरूर बताया जा सकता है इन ट्रेनिंग्स के दौरान कि वो कौन सा तरीका है कि जो इख्तियार करके वो अपनी बात कह भी दें, खबर दे भी दें, और वो इस तरह के ये जो खतरात हैं उनसे बच भी जाएं। तो सेंसरशिप बेसिकली जो भी जिस तरह की भी खबर है उनकी, और उनको जिस तरह का भी खतरा है, तो उसको खबर की एंगलिंग की जरूरत होती है, बात कहने का तरीका होता है कि वो बात कर भी जाएं और किसी को बुरी भी ना लगे, लेकिन उनका मकसद भी पूरा हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। लेकिन सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, तो जनरल फिजिकल सेफ्टी तो प्रोवाइड आप कर सकते हैं कि भाई अगर कहीं मॉब को आप कवर करने जा रहे हैं तो आपने किस तरह से अपने आप को सेफ रखना है, पब्लिक से कैसे दूर रहना है, बिहेव कैसे करना है, किस तरह की रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन जब बात आ जाती है स्टेट नॉन स्टेट एक्टर की, और इतने बड़े खतरात की कि जिसके अंदर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसके बाद आपको ले जाकर तशद्दुद किया जाए, वहां पर फिर क्या सेफ्टी की ट्रेनिंग? जी है। तो जो है वो सिचुएशन ज्यादा खराब है, और जो तरबियत के मौके हैं वो बहुत कम है। बिल्कुल। अच्छा, सिचुएशन जो है वो सिर्फ इस हद तक खराब नहीं है कि फिजिकल सिक्योरिटी का मसला है। जो साइबर हरासमेंट हमने हालिया वक्तों में देखी है जर्नलिस्ट के साथ, जी। खास तौर पे जो है फीमेल जर्नलिस्ट के साथ, वो बड़ी, आज से पहले हमने इस तरह के बहुत ज्यादा नहीं देखे। अनप्रेसिडेंट का टाइम है, बिकॉज आपके जर्नलिस्ट के खिलाफ बकायदा ट्रेंड चल रहे होते हैं, गालियों वाले ट्रेंड चल रहे होते हैं। हमने देखा काफी ज्यादा हमारी फीमेल जर्नलिस्ट इसका शिकार है, उनको बकायदा टारगेटेड कैंपेन उनके खिलाफ की गई। एज अ पर्सन जिसने खुद भी आपका जाहिर है आपने इतना जर्नलिज्म किया है और आपने उस जमाने में किया जब ये ट्रेंड्स वगैरह इतने थे नहीं, तो आप इसको किस तरह देखती हैं? ये जो हमारी फीमेल जर्नलिस्ट है, व्हाट आर द वेज दैट दे कैन काउंटर सच थ्रेट जो कि साइबर हरासमेंट के तौर पे उनके सामने? देखिए, अनप्रेसिडेंटेड इस सेंस में है कि इससे पहले सोशल मीडिया होता ही नहीं था, और हैशटैग्स का कोई तस्वुर ही नहीं था। तो जब हम जर्नलिज्म करते थे न्यूज रूम्स के अंदर, न्यूज स्टूडियो से रिपोर्टिंग करते थे, फील्ड से रिपोर्ट किया करते थे,
तो उस वक्त सोशल मीडिया का तो कोई कहीं दूर दूर तक कोई तस्वुर नहीं था। टीवी जर्नलिज्म में ये होता था कि जो सहाफी थे उनकी क्रेडिबिलिटी भी बड़ी अच्छी थी। हमने बहुत अच्छा दौर देखा है, वो गोल्डन पीरियड था प्राइवेट मीडिया का एवोल्यूशन जब हुआ। और जियो, ARY, एक दो और चैनल्स जब मार्केट के अंदर आए, तो लोग सुनना चाहते थे, लोग तालीम हासिल करना चाहते थे, लोग आगाही हासिल करना चाहते थे। तो मीडिया पर्सनैलिटीज को सेलिब्रिटीज के तौर पर ट्रीट किया जाता था, उनके खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन्स नहीं चलती थी। तो बड़ा अच्छा एक वो दौर भी हमने देखा। और अगर क्रिटिसाइज भी किया जाता था तो बड़ी प्रोडक्टिव किस्म की, कंस्ट्रक्टिव किस्म की क्रिटिसिज्म होती थी। लेकिन सोशल मीडिया के दौर ने जाहिर है कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ये मौका प्रोवाइड कर दिया है कि वो डिसइंफॉर्मेशन के थ्रू सहाफियों को और सहाफत को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को खराब करने की कोशिश करते हैं। खवातीन एक बहुत बड़ा जो है वो सॉफ्ट टारगेट के तौर पर सामने आ गई हैं। बहुत आसान होता है खवातीन को टारगेट बनाना। उसकी वजह ये होती है कि मीडिया में एक तो काम करने वाली खवातीन पहले ही बहुत कम है, और जो मौजूद हैं वो बड़ा एक सोसाइटी के जो प्रेशर्स होते हैं उनसे निकल कर आ रही होती हैं। हमारा जो सोसाइटी का माइंड सेट है, आपको पता है कि वो मेल डोमिनेटेड है। और हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पर खवातीन का बाहर निकलना, बाहर निकलकर वर्क प्लेस तक जाना, वहां पर काम करना और फिर वहां से निकलकर फील्ड में जाकर काम करना, ये बड़ा मुश्किल है, ये आसान नहीं है। लेकिन इसको बहुत पॉजिटिव अंदाज में आसान बनाने की कोशिश की गई है। और जाहिर है ये हमारे इर्द गिर्द के जो मेल सपोर्टर्स होते हैं जिन्होंने इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया, फिर खवातीन ने खुद चैलेंज किया इस तरह के एनवायरनमेंट को, तो ये मुमकिन हो सका और ज्यादा से ज्यादा खवातीन मीडिया के अंदर आई। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज खवातीन को दरपेश हुआ वो ये था कि जब आपकी स्टोरी के ऊपर आपको कोई टारगेट करना चाहता है तो वो आपके काम को टारगेट नहीं कर रहा होता, बेसिकली आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा होता है। वो डायरेक्ट जाकर खवातीन से मुतालिक, उनकी फैमिली से मुतालिक, उनके इर्द गिर्द के लोगों से मुतालिक, उनकी अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनको डिस्टॉर्ट करके, उनकी तस्वीर को, उनकी वीडियोस को, उनकी कन्वर्सेशन को, और फिर वो सोशल मीडिया पर डालकर और उनको इतना वल्नरेबल बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अपना काम छोड़ दें। और ऐसा हुआ है, बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं, क्योंकि अगर वो खुद भी बर्दाश्त कर लें और खुद ट्रोल्स का सामना करने लगे तो वो इस गेम के अंदर अकेले नहीं होते हैं। इस गेम के और भी प्लेयर्स हैं, उनके घर वाले हैं, उनके हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं। असल में तो ये सबका एक म्यूचुअल डिसीजन होगा कि क्या वो जो ये डिजिटल स्पेस है वो इस्तेमाल करे और वो ये गालियां सुनती रहे। तो ऐसी बहुत कम खवातीन हैं कि जो सारा बोझ अपने कांधों पर उठा के और खुद से फैसला लेकर और फाइट कर रही हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े नाम आप देखते हैं, वहीदा फारूकी हैं, आसमा शिराजी हैं, बेनजीर शाह हैं। तो लेकिन लेकिन ये बहुत कम है, इनको आप काउंट कर सकते हो, अपने उंगलियों पर गिना जा सकता है ना। ये तो बहुत सारी होनी चाहिए थी, बहुत सारी इसलिए नहीं है कि हमें बहुत सारी खवातीन की वो सपोर्ट नजर नहीं है। वो करना चाहती हैं लेकिन वो फिर अपनी आवाज को दबाती हैं, और जब आप अपने अंदर अपने आप को दबा लेते हैं ना, आप जवाब नहीं दे पाते, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता लो प्रोफाइल होकर गुम होते चले जाते हैं। तो इसका बहुत सारे असरात इसके हो रहे हैं। हैरेसमेंट बहुत ज्यादा है ऑनलाइन। फिर उसके अलावा जो ये टॉक्सिक डिजिटल स्पेस है, इसने काम करना बहुत मुश्किल कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत बहादुर खवातीन नजर आ रही हैं, जो लड़की हैं, जो मेन स्ट्रीम हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, उनके खिलाफ अगर किसी किस्म का कंटेंट डाला जा रहा है तो वो उसका जवाब भी दे रही हैं। तो इसके अंदर किया क्या जा सकता है, विमेन इन मीडिया के सपोर्टिव ग्रुप्स बनने की जरूरत है, और हमने बनाए हैं एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए, एक दूसरे को से सीखने के लिए, कि अगर एक खातून ने किसी अपने खिलाफ चलने वाली कैंपेन का मुकाबला किया तो उसने किस तरह किया है। अगर कोई नई लड़की आती है, रिपोर्टर आती है और वो कोई स्टोरी करती है और उसके खिलाफ इस तरह का कोई ट्रेंड चलता है, तो वो फिर पूछती है मैं क्या करूं। और उसको फिर जो दूसरी खवातीन होती है वो सपोर्ट करती हैं कि ये सही तरीके हैं, इससे निपटा जा सकता है। मेंटल जो एक एंग्विश होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप उससे किस तरह से निकलें, आपने फाइट कैसे करना है, फिर आपने घर वालों को कैसे समझाना है, फिर आपने अपनी जो वर्क प्लेस है उसके ऊपर कैसे बिहेव करना है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि खवातीन एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, एक दूसरे को ना सिर्फ ये कि काम करने के हवाले से, बल्कि जो
बड़े प्रोडक्टिव किस्म का उनका कंटेंट का काम होता है, उसके अंदर भी सपोर्ट किया जाता है, एक दूसरे को एलिवेट किया जाता है। तो यही वो तरीके हैं कि जिससे हम इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं। तो ये जो जिन नेटवर्क की आप बात कर रही हैं, आई अज्यूम कि ये अनऑफिशियल तमाम से जर्नलिस्ट जितनी भी खवातीन है उन्होंने मिलकर बनाए हैं, इदारों की तरफ से कोई अच्छा, कुछ सपोर्ट इस इसमें मामले में? नई इदारों की तरफ से तो ऐसा सच खवातीन के लिए कोई ऐसी सपोर्ट अभी तक सामने आई नहीं है। सिर्फ एक वही जो खवातीन ने एक पूरी की पूरी कैंपेन चलाई थी मिल करके, जिसके अंदर ये डिमांड की गई थी कि उनके खिलाफ जितना ये सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है इसको जो है वो देखा जाए, उससे निपटा जाए, कुछ ऐसे एक्शंस लिए जाएं कि हम उस चीज से निकल सकें। लेकिन वो भी कहीं पर गुम हो गई और उसके ऊपर मजीद काम नहीं हो सका। अभी तक तो कोई ऐसी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं आई है, लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसके साथ कुछ गवर्नमेंट की अथॉरिटीज भी हैं जो कि खवातीन के जो मसाइल हैं इनको लेके, स्पेशली जो विमेन जर्नलिस्ट हैं हम्म। उनके तमाम तर चैलेंजेस को भी नोट कर रही हैं। इसके अलावा ये कि रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं, कुछ अभी पाइपलाइन में है, कुछ चीजें फॉर्मलाइज नहीं हो सकती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए पहले से कवानीन मौजूद है, साइबर एक्ट मौजूद है, एफआईआर दर्ज होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा कानूनी पेचीदगियां इस कदर ज्यादा है कि फिर खवातीन उन पेचीदगियों में नहीं जाना चाहती, क्योंकि आप काम करेंगे या फिर आप इन कानूनी मामलात से निपटते रहेंगे। तो ये भी अपने अलग मसाइल हैं, लेकिन इनफॉर्मल बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल लास्ट ईयर जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से आया था। उसके बाद आपने उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन देखी अब तक जिससे जर्नलिस्ट ने वाकई में फायदा उठाया और उनको वर्क प्लेस पे और अदरवाइज जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट की हो? सही, इसमें देखिए जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो था वो सिंध असेंबली के अंदर पास हुआ था लास्ट ईयर 2021 में। और उसके बाद से यहाँ पर जो सिंध के जर्नलिस्ट हैं वो बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे कि उसके आगे कोई किसी किस्म की जो है वो डेवलपमेंट हो सके, कोई काम किया जा सके। तो फिर सिंध हुकूमत ने ये जो कमीशन है वो बनाया है और कमीशन के रूल्स तैयार करने का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी किया गया है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि एटलीस्ट कमीशन बना दिया गया, जिससे जो हमारी जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, पीएफयू जैसे मुंसलिक है, वो उसके ऊपर एतमाद का इजहार कर रही है। तो ये जो कमीशन बनाया गया है, अब आगे के जो फैसले लेने हैं वो इस कमीशन ने लेने हैं। लेकिन जब आप प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो होना तो ये पूरे मुल्क में चाहिए, लेकिन अभी तक ये सिर्फ सिंध में हमें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस नजर आ रही है, जो कि जर्नलिस्ट की बड़ी लंबी जिद्दोजहद का नतीजा है। अब इस पर होगा क्या, ये कमीशन किस तरह से काम करेगा और इस कमीशन को काम करने से कोई रोकता तो नहीं है, ये भी देखना है। क्योंकि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट के अंदर ही बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं कि वो अगर एक जर्नलिस्ट यूनियन उसको एक्सेप्ट कर रही है, उसके ऊपर एतमाद का इजहार कर रही है, तो दूसरी जर्नलिस्ट यूनियन अगर उस पर एतमाद का इजहार नहीं करती तो उस कमीशन के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात की।